अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। पिछले लेक्चर में हमने होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, इस सर्कल को देखें। इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर्कल का 1/2 पार्ट कलर्ड है। अब हम दूसरे सर्कल को देखते हैं। इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर्कल का 2/4 पार्ट कलर्ड है। हम देख सकते हैं कि दोनों सर्कल्स के एक जितने पार्ट कलर्ड हैं। इसका मतलब है कि 1/2 और 2/4 बराबर है। हम ऐसी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू एक जितनी होती है। इन फ्रैक्शंस को दोबारा देखें, 1/2 और 2/4। हम 1/2 से 2/4 तक जाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2/4 हासिल होता है, जो कि 1/2 के बराबर है। जब हम फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही एदाद से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। उम्मीद है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बेसिक समझ आ गई होगी। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को देख सकते हैं। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इन 3 स्केयर्स को देखें। ये तीनों एक जैसे मुतनासिब हैं, सबज रंग के हैं। इन स्केयर्स की एक जितनी मिकदार को सबज रंग कहा गया है। अब आप आसानी से और साफ तौर पर कह सकते हैं कि बाएं जाने वाली स्केयर का आधा हिस्सा सबज रंग का है। चुनांचे इस फ्रैक्शन को देखें। आधा हिस्सा 1/2 है। हमारे पास 1/2 क्यों है? नीचे वाला नंबर हमें यह बताता है कि हमने स्केयर को 2 टुकड़ों में तकसीम किया है। अगर हमने ऐसा किया है तो इनमें से एक जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा है वो न्यूमरेटर है। इनमें एक सबज रंग का है। ठीक है, चुनांचे इस स्केयर की वो मिकदार जिसका रंग सबज है वो आधा हिस्सा है, मगर क्या हम इसको 2/4 से भी बयान नहीं कर सकते? दूसरे स्केयर को देखें जो दरमियान में है। इस स्केयर को भी इसी तनासब से सबज रंग दिया गया है, मगर इस दफा मैंने इस स्केयर को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। चुनांचे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर है वो 4 है। चुनांचे ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर 2 है। हम इसको यूं बयान कर सकते हैं कि स्केयर को एक जैसे तनासब से 2 मुख्तलिफ फ्रैक्शन से शेड किया गया है, या असल में शायद 3 मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में। अब तीसरे स्केयर को देखें। मैंने इस स्केयर को 16 के बराबर टुकड़ों में छोटे स्केयर्स में तकसीम किया है, और आप देखेंगे कि मैंने अब इनमें से 8 को शेड किया है। हम इस स्केयर के तनासब को यूं भी बयान कर सकते हैं कि 8/16 को शेड किया गया है। फ्रैक्शंस को सोचने का एक और तरीका डिवीजन सम्स भी है, और ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर पर तकसीम कर दिया जाए, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पर तकसीम कर दिया जाए। चुनांचे 1/2 बिल्कुल वही है जैसा कि 1 को 2 पर तकसीम कर दिया जाए। इसको अगर आप कैलकुलेटर में लिखें या फिर शॉर्ट डिवीजन इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि ये 0.5 है। लेकिन अगर हम 2/4 को देखें, 2 को 4 पर तकसीम करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इससे भी हमें 0.5 ही हासिल होता है। और अगर यकीनन हम 8 को 16 पर तकसीम कर दें तो फिर भी हमें 0.5 ही हासिल होता है। आपने देखा कि अगर हम फ्रैक्शंस को बतौर डिवीजन सम्स देखें तो 1/2, 2/4 और 8/16 सब एक ही जैसा जवाब देते हैं, 0.5। चुनांचे 1/2, 2/4 और 8/16 सब इक्वल फ्रैक्शंस हैं, और अगर ये अलग नजर आती हैं इससे मेरा ये मतलब था कि इनमें नंबर्स मुख्तलिफ हैं, मगर असल में इनकी पैमाइश एक जितनी है। मेरा इससे ये मतलब है कि यूं सोचें कि शेड किया हुआ स्केयर का तनासुब उन सभी फ्रैक्शंस जैसा है, या फिर चाहे आप डिवीजन सम्स समझे। जब हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पर तकसीम किया तो सभी का जवाब एक ही जैसा हासिल होता है।
ये अलग नजर आते हैं, मगर असल में इनकी पैमाइश एक ही जितनी होती है। और यही हमारा मतलब होता है जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसको समराइज करते हैं। चलिए देखते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे मालूम करते हैं। अगर मैं आपसे 2/5 कहूं, तो क्या आप मेरे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम कर सकते हैं? यहाँ ये बताया जाएगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। किसी नंबर के बारे में सोचें, मसलन 2 या कोई भी होल नंबर हो सकता है। 2 कह लें और फिर 2 से ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को ज़रब दें। चुनाचा 2 × 2 4 है, 5 × 2 10 है। इस तरह 2/5 और 4/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगर शायद आप 2 से ज़रब ना देना चाहें, शायद आप 5 से ज़रब देना चाहते थे, ये भी ठीक है, जब तक आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को एक ही नंबर से ज़रब दें। जैसे इस प्रॉब्लम में 5 है, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हासिल होगा। चुनाचा 2 × 5 10 है, 5 × 5 25 है। 2/5 और 10/25 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। शायद आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से ज़रब देना चाहें, या शायद आप इनको 200 से ज़रब देना चाहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनको किस नंबर से ज़रब दे रहे हैं। जब भी आप ऊपर और नीचे ज़रब दें, तो कोशिश करें कि एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ज़रब दें। एक ही नंबर से ज़रब देने की जरूरत है, तभी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल कर सकेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद क्या आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है 5। शाबाश। यानी 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/10। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझ लेने के बाद अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना सीखेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 1/2 या 4/6? इन फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करने के लिए हम इन्हें एक जैसी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसका मतलब है कि दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए। 6 2 का मल्टीपल है। याद रखिए 2 × 3 बराबर है 6 के। इसका मतलब है कि हम 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर वही होगा जो 4/6 का है। इसके लिए हम 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा। अब हम 3/6 और 4/6 का कंपैरिजन कर सकते हैं। 3 < 4 यानी 3 4 से छोटा है, बस 3/6 छोटा है 4/6 से, या 4/6 बड़ा है 3/6 से। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल की मदद से अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना आ गया होगा। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। Comparing and ordering fractions with different denominators. मुख्तलिफ डिनोमिनेटर्स रखने वाली फ्रैक्शंस को कंपेयर और ऑर्डर करना। जब हम मैथ में फ्रैक्शंस पढ़ते हैं तो हम सब फ्रैक्शंस को साइज के लिहाज से ऑर्डर करने का ज़रूरी हुनर सीखते हैं। इससे पता चलता है कि हम ये समझते हैं कि एक फ्रैक्शन दूसरी से कंपेयर करते वक्त कितनी बड़ी है। मुझे उम्मीद है आप पहले ही इस तरह की कुछ फ्रैक्शंस को कंपेयर कर चुके होंगे। यहाँ 4/5 1/5 से बड़ी है और ये हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं। मगर आपसे आमतौर पर पूछा जा सकता है कि मुख्तलिफ डिनोमिनेटर्स रखने वाली फ्रैक्शंस को कंपेयर करें। पहले हमने इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। हमें इनको लीस्ट से ग्रेटेस्ट के ऑर्डर में रखना है। हम अपने तरीके से मसले को सोचते हैं। एक हिकमत अमली ये है कि फ्रैक्शंस स्ट्रिप्स इस्तेमाल की जाएं और याद रखिए कि सभी फ्रैक्शन स्ट्रिप्स एक जितनी लंबाई रखती हैं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स चेक करते हैं। 2 और 4 दोनों 8 के फैक्टर्स हैं, लिहाजा सभी फ्रैक्शन स्ट्रिप्स 8 सेंटीमीटर्स लंबी होंगी। हम सबसे पहले बड़े डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शन पर काम करते हैं। फ्रैक्शन स्ट्रिप्स बनाने के लिए हमेशा रूलर का इस्तेमाल करें। हाथों से लकीरें नहीं होनी चाहिए। ये मैथ है, कोई आर्ट नहीं है।
एक फ्रैक्शन स्ट्रिप 8 सेंटीमीटर लंबी है या 8 स्क्वायर्स लंबी है। अगर आप अपनी मैथ बुक्स में स्क्वायर पेपर्स बना रहे हैं, हर सेंटीमीटर 8 का एक पार्ट है। अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 को कलर करती हूँ। अगर आप अपनी फ्रैक्शन स्टेप्स को ध्यान से कलर करें तो आप ये मैथ की बुक में बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे और मैथ की बुक बहुत अच्छी भी लगेगी। इसके बाद मैं 3/4 पर जाऊंगी। हम जानते हैं कि सभी फ्रैक्शन स्ट्रिप्स एक जितने साइज की होनी चाहिए, लिहाजा मैं 1 और 8 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिप पिछली स्ट्रिप की सीध में बनाती हूँ। डिनोमिनेटर 4 है तो मैं कहती हूँ 8 डिवाइडेड बाय 4, जो मुझे हर पार्ट के लिए 2 सेंटीमीटर देता है। 4 पार्ट्स हर पार्ट 1/4 है। फिर मैं 3/4 स्ट्रिप को कलर करती हूँ। आखिर में मैं सबसे छोटे डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन करती हूँ जो हाफ है। 8 सेंटीमीटर्स को 2 में तकसीम करते हैं, जो मुझे बताता है कि हर हाफ 4 सेंटीमीटर लंबा है और मैं अपने हाफ को कलर कर देती हूँ। चूंकि ये फ्रैक्शन स्ट्रिप्स वर्टिकली तरतीब में रखी गई हैं, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। मैं चाहूंगी कि आप भी इस तरह से अपना काम करें। इसके बाद हमने जो मालूम किया उसकी मुनासिब मैथ साइन इस्तेमाल करते हुए सिंपली एक मैथ स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रॉब्लम कहती है कि फ्रैक्शन को लीस्ट से ग्रेटेस्ट के ऑर्डर में रखिए, चुनांचे इसको गलत ना करना। छोटे से शुरू करें और बड़े की जानिब जाएं। 1/2, फिर 5/8, फिर 3/4। अब हम साइन लगाएंगे जो हमें इनके साइज के लिहाज से बताता है और ये यहाँ है। 1/2 5/8 से छोटा है, जो कि 3/4 से छोटा है। आप देख चुके हैं कि जब हमारे पास मुख्तलिफ डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शंस होती हैं तो हम इनको कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शन स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं और इनके साइज को दरियाफ्त कर सकते हैं। इसके बाद हम फ्रैक्शन को साइज के लिहाज से लिस्ट करते हैं जैसे प्रॉब्लम्स हमें बताती हैं, और हम ग्रेटर देन और लेस देन साइन इस्तेमाल करते हैं ताकि इनके साइज का पता लगा सकें। अब इस मेथड को इस्तेमाल करने की और आपके मैथ मसल उम्मीद है कि आपको अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको मजीद अच्छी तरह से समझ लेने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। मिस्टर रॉय, क्या आप मेरी मैथमेटिक्स असाइनमेंट में मेरी मदद करेंगे? इनमें से कौन सी फ्रैक्शन दूसरी से बड़ी है? यकीनन सैम, मगर पहले मालूम करते हैं कि तुम और तानिया में से लंबा कौन है। ठीक है, जैसे आप चाहें। ये ठीक नहीं है तानिया, इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो रही है। आप हमारी हाइट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बेस एक लेवल पर या कॉमन नहीं है। तुमने ठीक कहा सैम। इसी तरह फ्रैक्शंस के साथ होता है। आप फ्रैक्शंस को कंपेयर नहीं कर सकते अगर उनका डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है। दूसरे लफ्जों में तुम 1/2 और 2/5 को उनके डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने के बाद कंपेयर कर सकते हो। मुझे समझ नहीं आई मिस्टर रॉय। मैं एक चॉकलेट बार की मिसाल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ हम इसके 2 पार्ट करते हैं और एक पार्ट 1/2 फ्रैक्शन की नुमाइंदगी करता है। यहाँ इसके हम 5 हिस्से करते हैं। इनमें से 2/5 फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसा कि तुमने मुशाहिदा किया कि इन दोनों चॉकलेट बार्स में से हर एक में छोटे छोटे 10 चॉकलेट टुकड़े हैं, लिहाजा उस एक पार्ट में चॉकलेट के 5 टुकड़े हैं और उन 2 पार्ट्स में 4 टुकड़े हैं। चुनाचा 1/2 फ्रैक्शन को 5/10 भी लिखा जा सकता है और फ्रैक्शन 2/5 को 4/10 लिखा जा सकता है। मिस्टर रॉय, ये वाज़ेह नहीं है। बाएं जाने वाले 5 टुकड़े दाएं जाने वाले 4 टुकड़ों से ज्यादा हैं। बिल्कुल ठीक सैम, तुम्हारे पास जवाब पहले से मौजूद है। जैसा कि यहाँ 5 4 से बड़ा है तो फ्रैक्शन 5/10 भी फ्रैक्शन 4/10 से बड़ी है। उसके नतीजे में फ्रैक्शन 1/2 फ्रैक्शन 2/5 से बड़ी है। ये इसलिए है, चाहे आपको ये मुख्तलिफ लगे, इन फ्रैक्शंस की असल में एक जैसी वैल्यू है। इस तरह की फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहा जाता है। मैंने ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया है मिस्टर रॉय, मगर हम इस मसले का हल किस तरह लिखते हैं? इस मसले को हल करने के लिए फ्रैक्शन 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से ज़रब देते हैं। इससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/10 हासिल होती है।
और यहाँ भी फ्रैक्शन 2/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4/10 हासिल करने के लिए 2 से ज़रब दें। अब तुम देख सकते हो कि डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, लिहाजा न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो दूसरी फ्रैक्शन से बड़ी है। हमें कैसे मालूम होगा कि हमने डिनोमिनेटर में 3 हासिल करना है और 20 या 40 या कोई और नंबर हासिल नहीं करना? अच्छा सवाल है। अगर तुम ध्यान से मुशाहिदा करो, यहाँ नंबर 10 हकीकत में नंबर 2 और 5 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम है। एक और मिसाल है, इन दो फ्रैक्शंस को देखो, 5/12 और 4/9। इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम मालूम कर लेंगे। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर 9 और 12 का एलसीएम मालूम करते हैं, ये 36 है। उसके बाद हमें इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है कि इनका डिनोमिनेटर 36 हो। 5/12 में हम जानते हैं कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, लिहाजा न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 15/36 है। दूसरी तरफ 9 टाइम 4 36 होता है, चुनाचा न्यूमरेटर को भी 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 16/36 हासिल हो जाए। अब जबकि डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। 15 16 से कम है, लिहाजा फ्रैक्शन 5/12 भी फ्रैक्शन 4/9 से कम है। मुझे ये बताइए, जब फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो तब क्या होता है अगर न्यूमरेटर्स बराबर हों? चॉकलेट बार वाली मिसाल को एक बार फिर से देखते हैं। इस बार को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ चॉकलेट बार के 10 पार्ट्स बना दिए। उसके नतीजे में डिनोमिनेटर्स 5 और 10 हैं। अब चूंकि हम एक जैसी न्यूमरेटर्स वैल्यू चाहते हैं, कह लो इन चॉकलेट बार्स में से हर एक के 3 पार्ट्स लिए ताकि फ्रैक्शन 3/5 और 3/10 हासिल हो जाए। जैसा कि तुम साफ साफ देख सकते हो कि बाएं जानिब के ये 3 पार्ट्स दाएं जानिब के उन 3 पार्ट्स से बड़े हैं। वजह बहुत आसान है, हमने दाएं जाने वाली चॉकलेट बार को बाएं जाने वाली की निस्बत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया था। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा, पार्ट्स उतने ही छोटे होते हैं। चुनाचा जब तुम्हारे पास एक जैसे न्यूमरेटर्स वाली 2 फ्रैक्शंस हो तो उनके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करो। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी और जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन होगी। वाह, ये जबरदस्त है मिस्टर रॉय। मैं इस सबक को अपनी किताब वाले सबक के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। थैंक यू मिस्टर रॉय। उम्मीद है कि आपको अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना आ गया होगा। इसको समझ लेने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। 3/5 बड़ा है 1/3 से। शाबाश। उम्मीद है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।